हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, यानी वो ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं या क्या नीड्स हैं जिन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। तो उसी वीडियो में हमने लास्ट में कुछ चीज़ें बताई थी। तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है उसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, यानी उसको कई सारे टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसमें से हमने जो पहले ब्रांच बताई थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ स्टडी। इट मीन्स क्या है कि हम इकोनॉमिक्स को उसके एरिया ऑफ स्टडी के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये काफ़ी नोन वर्ड्स हैं, काफ़ी बार सुने हैं आपने, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स खुद आपकी बुक का नाम है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आप 11th में पढ़ने वाले हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 12th में जाके पढ़ोगे। तो ये जो है मेनली ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, यानी दो टाइप से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों का क्या मीनिंग होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगर आप इस वर्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो हम लास्ट दो वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, हमको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो क्या करती है, हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उनको लेके हमारी अनलिमिटेड नीड्स को हम कैसे पूरा करें, इस चीज़ के बारे में स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं उन दोनों वीडियोस में। तो ये आप बोल सकते हो एक शॉर्ट मीनिंग हो गई इकोनॉमिक्स की। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो तो बहुत सिंपल सा एक इंग्लिश का वर्ड है, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, अब हमने बताया था एरिया ऑफ स्टडी के बेसिस पे ये चीज़ है। तो एरिया ऑफ स्टडी के बेसिस पे क्या मतलब हो गया कि अगर आप क्या कर रहे हो, स्मॉल लेवल पे किसी भी इकोनॉमिक इश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है, एक स्मॉल लेवल पे आपके जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनकी स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स microeconomics is that branch of economics that deals with economic issues related with small economic units। यानी जो भी आपकी स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं या स्मॉल लेवल पे आप क्या कर रहे हो, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हो, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब हमने एक चीज़ पढ़ी कि इकोनॉमिक यूनिट्स, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स में आपकी कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका आएगा प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री और मार्केट। यानी अगर आप मान लीजिए किसी एक प्रोड्यूसर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो या किसी कंज्यूमर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, फर्म की, इंडस्ट्री की या किसी इंडिविजुअल मार्केट की, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक स्मॉल लेवल पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। तो इसमें सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअल्स इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ से हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिंपल सा मीनिंग है वो क्लियर होता है। अब हमने जो उसके ये कंपोनेंट्स पढ़े थे, अब इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंज्यूमर होता क्या है ये तो हमें पता ही है, हमने बेसिक्स में पढ़ा था। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। कंज्यूमर क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर जो है काफ़ी इकोनॉमिक यूनिट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है। और हमने अभी जस्ट जो है डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो कंज्यूमर क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। यानी आप जो है कंज्यूमर हो, ठीक है, ऑब्वियसली हर पर्सन कंज्यूमर का रोल प्ले करता है। तो कंज्यूमर भी कई सारी चीज़ें फेस करता है। क्या चीज़ें फेस करता है कि हमारी जो इनकम है वो काफ़ी लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड इनकम से हमको क्या करना है, अपनी अनलिमिटेड नीड्स को, वांट्स को फुलफ़िल करना है। तो ये हो गई हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यही मेनली क्या है, कंज्यूमर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि भाई उसको क्या करना है, अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से। तो अब इस चीज़ को ये कैसे करता है, इस चीज़ को समझने के लिए एक थ्योरी बनाई हुई है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम इस कंज्यूमर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो
जैसे साइंस में थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी एक सिस्टमेटिक वे में थ्योरी बनाई हुई है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर। अब देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर क्या करता है, चीज़ों की डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का दूसरा नाम क्या हो गया, थ्योरी ऑफ डिमांड, बिकॉज कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, कंज्यूमर है। और कंज्यूमर जो है अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए एक थ्योरी बनाई हुई है, उस थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और उस थ्योरी को किस और नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर। यानी जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर के साथ एक और पर्सन इंक्लूड होता है, दैट इज़ प्रोड्यूसर। क्योंकि हमारी जो भी नीड्स हैं, हमारी जो भी वांट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल तो कंज्यूमर ही करता है, तो सॉरी प्रोड्यूसर ही करता है। तो प्रोड्यूसर भी एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम ऐसा नहीं है केवल कंज्यूमर्स ही जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रोड्यूसर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक पर्सन जो है, चाहे वो कितना भी रिच हो, पुअर हो, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, सभी लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो अब एक प्रोड्यूसर के सामने क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, देखो प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, और कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। तो अभी प्रोड्यूसर के सामने क्या प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर को चीज़ें इस तरीके से प्रोड्यूस करनी है दैट उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, और उसको ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आपकी कॉस्ट कम होगी। क्लियर है। आप प्राइस हाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, बिस्किट की फैक्ट्री है आपकी, तो आप बिस्किट के पैकेट बनाते हो, तो मान लो एक बिस्किट का पैकेट है जिसका प्राइस है 5 रुपीज़। तो अब इस पैकेट का आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे। अगर आपने प्राइस जो है 5 से 7 कर दिया तो ऑब्वियसली प्राइस हाई होने की वजह से डिमांड हो जाएगी लो। तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपकी कॉस्ट पहले 4 रुपीज़ आती थी, तो अब आप कॉस्ट को कम करने की कोशिश करोगे, हो सकता है उसको आप 3 करने की कोशिश करो। ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है एज अ प्रोड्यूसर कि आप क्या कर सकते हो, मोस्टली आपको कॉस्ट ही कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मार्केट से हटके प्राइस हाई कर दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, इसके लिए भी एक थ्योरी बनाई हुई है, जैसे कंज्यूमर के लिए है तो उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है, तो उसका दूसरा नाम एक और क्या हो गया, थ्योरी ऑफ सप्लाई। यानी अभी तक हम देख चुके हैं कि मेनली हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर के लिए थ्योरी ऑफ सप्लाई बनी हुई है, और कंज्यूमर के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड बनी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट तो वही है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कि हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। सो ये जो थ्योरी है ये चीज़ क्या एनालाइज करती है, ये एनालाइज करती है कि हमारी जो इनकम है, यानी कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है, इस लिमिटेड इनकम को कंज्यूमर किस तरीके से यूज़ करेगा कि वो अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको क्या कर ले, मैक्सिमाइज कर ले। ठीक है। ये चीज़ मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, और प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना कंट्री में। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या किया जाता है, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है कि सेटिस्फेक्शन जो है वो आपका मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है। तो इस जो आपकी थ्योरी है कंज्यूमर थ्योरी, इसका मेन क्रक्स को सिंपली आप कंक्लूजन भी बोल सकते हो। तो इसमें प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसे, कि आपकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से अफेक्टेड होती है, प्राइस से। यानी किसी भी चीज़ की अगर प्राइस कम है तो आप उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम करोगे। ये बहुत ही बेसिक सा आपका बिहेवियर होता है। ठीक है। जो कि आप बिल्कुल रियल लाइफ में फील करते हो।
अब सेकंड हमने थ्योरी क्या पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें क्या आपकी आती है थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। तो इस थ्योरी में क्या एनालाइज किया जाता है, इस थ्योरी में ये एनालाइज किया जाता है कि प्रोड्यूसर जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस करना चाहता है उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा और किसके लिए करेगा, ये सारी मेन चीज़ें होती हैं। मतलब इन सब चीज़ों में उसका मेन मोटिव होता है कि भाई उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो इस थ्योरी का भी जो मेन क्रक्स या मेन कंक्लूज़न है, प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप इसका मेन कंक्लूज़न है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी डिमांड प्राइस से रिलेटेड है, सेम वे में आपकी सप्लाई यानी प्रोड्यूसर की जो सप्लाई है वो भी प्राइस से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हो तो आप हमेशा ये चाहोगे कि मैं जिस चीज़ की सप्लाई करता हूँ उस चीज़ के प्राइजेस हमेशा हाई रहें। यानी अगर प्राइजेस हाई हैं तभी आप सप्लाई हाई रखोगे, और अगर प्राइजेस कम हैं तो आप सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट नहीं होना है, प्रॉफिट बहुत कम होगा। ठीक है। अब थर्ड जो है थ्योरी वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। यानी जब हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस की भी बात होगी। तो प्राइस जो है वो कहाँ डिसाइड होते हैं, मार्केट में डिसाइड होते हैं। ठीक है। कैसे डिसाइड होते हैं, सप्लाई और डिमांड को देखते हुए डिसाइड होते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइस डिसाइड होते हैं। ठीक है। इसकी जो डीप डिस्कशंस हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे जब हम सप्लाई और डिमांड पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो थ्योरी ऑफ प्राइस है उसमें क्या होता है, प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं किसके इंटरेक्शन से या किसके रिलेशन से, सप्लाई और डिमांड के रिलेशन से। और कहाँ पे ये काम होता है, मार्केट में। अब मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और कंज्यूमर प्रोड्यूसर को मनी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड जो इकोनॉमिक्स है या सेकंड जो ब्रांच है दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगेन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, आपका मैक्रो भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स तो हमको पता ही है क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे कि हम अपने जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का भी सिंपल सा मतलब है इंग्लिश में लार्ज। यानी जब आप लार्ज लेवल पे किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, ये जस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपोजिट हो जाएगा कि जब आप लार्ज लेवल पे, अब लार्ज का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है होल इकोनॉमी, यानी आप पूरे इकोनॉमी के लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अभी तक हम जो सप्लाई डिमांड प्राइस इन सब की बात कर रहे थे, अगर इन सब चीज़ों को आप पूरे इकोनॉमी लेवल पे डिस्कस करो कि भाई पूरी इकोनॉमी में टोमेटोज़ की मान लीजिए डिमांड जो है काफ़ी हाई है, यानी हम पूरे इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर आप केवल यही बोलते हो कि भाई हमारे एरिया के मार्केट में जो है सप्लाई बहुत हो गई है टोमेटोज़ की, तो ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्मॉल लेवल पे डिस्कस कर रहे हो। तो सिंपल सी यही दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करता है, जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं उनको पूरे इकोनॉमिक लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे डिस्कस करता है। यानी सिंपल सी बात है, लार्ज लेवल पे डिस्कस करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पे करता है। ठीक है। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट थे, उसी तरीके से मैक्रो के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। यानी हमें क्या करना है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बना के रखनी है। ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे दो चीज़ें बराबर हों, यानी जब दो चीज़ें बराबर रहती हैं तो उसको हम इक्वल बोलते हैं ना, वही चीज़ जो है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब वो दो चीज़ें कौन सी होंगी, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। यानी सिंपल ही सप्लाई और डिमांड की बात हो रही है, इसमें अभी एग्रीगेट का मतलब अभी हम आपको बताएंगे। तो जब आपकी पूरे इकोनॉमी में जितनी आप सप्लाई कर रहे हो उतनी ही डिमांड है, इट मीन्स कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, सब चीज़ इक्वल चल रही है, तो ये जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक है। तो ये कहाँ पे पढ़ी जाती है, थ्योरीज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम में। क्लियर। अब हमारे जो क्वेरीज थी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब होता है टोटल। क्लियर। अब देखो टोटल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया,
कि भाई पूरी इकोनॉमी में किसी चीज़ की कितनी सप्लाई हुई, वो कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई। यानी जब हम इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, और जब हम स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं तो ओनली सप्लाई की बात करेंगे। समझ में आ गया? तो सप्लाई जब होल इकोनॉमी लेवल पे होती है तो एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है, और डिमांड भी जब होल इकोनॉमी लेवल पे होती है तो एग्रीगेट डिमांड एडी कहलाती है। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड कंपोनेंट पे, दैट इज थ्योरीज रिलेटेड टू दिस इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। यानी हमने जो इक्विलिब्रियम वाली बात करी थी कि सप्लाई और डिमांड जब इक्वल रहेंगी दैट इज इक्विलिब्रियम, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? बहुत कम सिचुएशंस में ऐसा होता है, बहुत ही कम सिचुएशन में, वरना तो मोस्टली क्या रहता है, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन रहती है। डिसइक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम का जस्ट उल्टा, यानी या तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है कंट्री में और सप्लाई कम है, या फिर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। ये दोनों सिचुएशन, और इन दोनों सिचुएशन में ही क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम, यानी मैच नहीं होता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ना, वो क्या करती हैं, कंट्री में डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं वो चीज़ हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को समझने का बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या है कि देखो, डिफ्लेशन में ना एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ डी। अब डी को आप कैसे याद कर सकते हो? डी का मतलब होता है डिक्रीज, यानी अगर जब भी किसी भी इकोनॉमी में प्राइजेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, यानी डिक्रीजमेंट इन प्राइजेस डिफ्लेशन कहलाता है। और इन यानी इंक्रीजमेंट इन प्राइजेस क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी जो महंगाई होती है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जो मंदी होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वापस से पुरानी वाली चीज़ पे कि कैसे ये दोनों सिचुएशंस जो हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रिएट करती हैं। आप इस सिचुएशन में देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डिमांड जो है कंट्री में वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब देखो, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो ये वाली कौन सी प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। अब किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या होगा, प्राइजेस हो जाएंगे कम। ठीक है, क्योंकि बहुत सप्लाई हो रखी है, इतना स्टॉक है तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। और जब हमने बोला प्राइजेस जब कम होते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ये जो डिसइक्विलिब्रियम है वो कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशंस को क्रिएट करता है। अब थर्ड थ्योरी क्या है, थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, यानी कंट्री में अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए कुछ करेक्शंस के लिए काम भी किए जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेनली 3 पॉलिसीज़ बनाते हैं हमारी इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जो है 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत शॉर्ट में हम यहाँ पे जो कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं केवल। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी देखो, मॉनेटरी में ना कहीं एक वर्ड छुपा हुआ है दैट इज़ मनी। ठीक है, मॉनेटरी मनी कुछ कनेक्टेड होता सा दिख रहा है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी एक ऐसी पॉलिसी जो कि किस चीज़ पे फोकस करती है, कंट्री में मनी की सप्लाई पे। ठीक है, यानी कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, ये सारी पॉलिसी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, डिसइक्विलिब्रियम जो है ना वो करेक्ट होता है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी यानी जो कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड होती है, यानी गवर्नमेंट बजट कैसे बनेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और कौन बनाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी फिस्कल पॉलिसी में। तो याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी मनी की सप्लाई से रिलेटेड है, फिस्कल पॉलिसी बजट से रिलेटेड है, और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है ना आपकी, वो है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चीज़ भी क्या करती हैं, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करती हैं। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए, बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो 12th में अच्छे से समझाई जाएंगी, वहाँ पे आपके ये टॉपिक जो है डिटेल में डिस्कस होंगे।
तो यहाँ पे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, तो हमें मेनली डिफरेंसेस अब पता चल गए दोनों में। तो एक बार इन डिफरेंसेस को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्मॉल लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, होल इकोनॉमिक लेवल यानी लार्ज लेवल पे किसी भी इकोनॉमिक इश्यू को डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहला जो है डिफरेंस हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी मार्जिनल एनालिसिस होते हैं, या आप बोल सकते हो जो भी स्मॉल लेवल के एनालिसिस होते हैं, उन चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम इसमें प्रोड्यूसर को इंक्लूड करेंगे, कंज्यूमर को, एक इंडिविजुअल मार्केट को या फर्म को। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पूरे कंट्री से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, यानी जो पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, यानी किसी पर्सन का क्या कंजप्शन लेवल है, उसका प्रोडक्शन लेवल क्या है, तो किसी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, आपको वो पूरे कंट्री के टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, पूरे कंट्री में कोई सी चीज़ जो है वो टोटल कितनी चल रही है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बिल्कुल सिंपली एनालिसिस करता है स्मॉल लेवल पे चीज़ों को। जब स्मॉल लेवल पे होंगी तो ऑब्वियस सी बातें काफ़ी सिंपल होंगी, ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी आप बोल सकते हो थोड़ा सा लार्ज है, क्योंकि उसमें काफ़ी लार्ज लेवल की स्टडीज़ की जाती हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना पर्टिकुलरली प्राइस पे फोकस करता है, क्योंकि हमें उसमें केवल एक मार्केट को रेगुलेट करना है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके प्राइस के साथ साथ इनकम, ठीक है, मनी का फ्लो, बीओपी, इन सारी चीज़ों पे भी रिलेट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो है चीज़ों को डिस्कस करता है, जो कि अगर आप कंपेयर करो मैक्रो इकोनॉमिक्स से तो कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। इसके अलावा कुछ और मैं एडिशनल आपको बताऊं तो एक चीज़ क्या होती है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चलते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल कांस्टेंट है, और अगर आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चलते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल कांस्टेंट है। तो सिंपल सा क्या है फंडा कि भाई जब आप किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और लार्ज लेवल पे दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी काम होगा वो किसी इंडिविजुअल को लेके ध्यान में रख के होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी काम होगा वो पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रख के होगा। तो यहाँ पे जो मेनली हमारे दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो क्लियर होते हैं। आई होप जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और आप लोगों के साथ भी जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।